जिस समय ये बिल लाया गया है और लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करा लिया गया है, उससे शंका होती है, बड़ी शंका होती है। हालांकि इस तरह के सुधार की गुंजाइश एक लंबे समय से, उसकी आवश्यकता लंबे समय से बनी हुई थी। लेकिन जिस ढंग से किया जा रहा है ये, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि साहब जो जन प्रतिनिधित्व की धारा 14B है उसमें हम तब्दीली चाहते हैं कि जो वोटर है, वोटर आईडी को हम आधार के साथ लिंक करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में इस बात को भी साफ किया कि ये स्वैच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो आम वोटर है, या जहां पर वो जब पंजीकरण होगा, तो पंजीकरण में जब आधार लिंक करने के लिए मांगा जाएगा तो कौन उससे इनकार करेगा। ये मुझे लगता है कि ये बुनियादी समस्या होगी। लेकिन सरकार जिस बात को कह रही है कि साहब हम इससे तो जो फर्जी वोट हैं उनको उस समस्या से हम दूर करेंगे और इसका डिजिटलाइजेशन करेंगे, इसको डिजिटल पोर्ट में ले आएंगे। ये मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपकी नीयत क्या है। क्योंकि जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय सारे मजदूरों के पास भी आधार कार्ड थे। वो मजदूरों को कहाँ जाना है, किस शहर में है, कहाँ खाना पीना उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस समय आधार कार्ड का क्या उपयोग हुआ। जिन किसानों की शहादत हुई किसान आंदोलन में, और सरकार सीधे तौर पर कहती है कि साहब किसानों की कोई शहादत हमारे उसमें नहीं है। ऑक्सीजन से मरने वालों के लिए आप कहते हैं कि साहब कोई भी ऑक्सीजन से हत्या नहीं हुई है, लेकिन सबके पास आधार कार्ड थे। इसका मतलब है कि सरकार की जो नियत है वो नियत ठीक नहीं है, और वो चुनाव में एक धांधली की तैयारी कर रही है। और जो लोग इस सरकार की नीतियों की मुखालफत करते हैं, आलोचना करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं निगरानी करने की साजिश है। क्योंकि इस देश में जो आज लोकतंत्र की स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि लोगों को केवल मतदाता बनाए रखना है। वो मतदाता नागरिक हो, नागरिक के बोध से संचालित हो, इस गुंजाइश को खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है। और जो स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, उन स्थितियों में जो आपका सवाल है कि क्या लोकतंत्र बचेगा, मुझे लगता है कि लोकतंत्र कोई अमूर्त चीज नहीं है। लोकतंत्र जो है वो तमाम संस्थाओं से बनता है, और वे संस्थाएं एक एक करके ढहती चली जा रही हैं, चाहे उसमें मीडिया हो। सुप्रीम कोर्ट तक शंका ग्रस्त हो चुका है। और उसके बाद चुनाव आयोग, जिसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी इस लोकतंत्र को चलाने की, लेकिन वो भी अब संदेह के घेरे में है। इसके अलावा जो संसद है, जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं, लेकिन आज संसद की स्थिति क्या है कि वहां पर, अब मुझे धूमिल की वो कविता याद आती है कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, और यदि यह सच नहीं है तो यहाँ एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है, जिसने सत्य कह दिया है उसका बुरा हाल क्यों है। ये हालत आज के इस लोकतंत्र के हो गए। एक जमाने में धूमिल की कविता थी, वो बहुत 2-3 दशक पुरानी कविता है, लेकिन ये कविता आज ज्यादा सच साबित हो रही है कि एक तरह से एक नेता, वो पूरे मतलब जो राष्ट्र में जिस तरह से चल रहा है ना कि एक राष्ट्र की हम बात करते हैं, और एक नेता में उस पूरे राष्ट्रवाद को तब्दील कर दिया गया है। एक ही नेता फैसला कर रहा है, एक ही नेता पूरे देश को चला रहा है। और इन स्थितियों में इस लोकतंत्र की जिम्मेदारी पूरे नागरिक समाज पर है। लेकिन अजीत डोभाल का वो कथन आप याद करिए, जिसमें वो कहते हैं कि साहब ये जो नागरिक समाज है वो अब सबसे बड़ा खतरा है। एक जमाने में नक्सलवादी आंदोलन बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन आज जब ये कह दिया जाता है कि साहब नागरिक समाज ही खतरा है, तो उसमें जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, या जो आंदोलन करने वाले लोग, जो उस संसदीय लोकतंत्र को जीवित रखने वाले लोग हैं, जो इस लोकतंत्र को चलाने वाले लोग हैं, एक तरह से उसको जिंदा रखने वाले लोग हैं, जो बहस करने वाले लोग हैं, आप उनको धीरे धीरे खत्म कर दीजिए, उन पर अंकुश लगा दीजिए। तो इन हालातों में मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र पर जो खतरा है वो इतनी जल्दी समाप्त होने जा रहा है। इसके लिए संघर्ष की जरूरत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं ये तो नहीं मानता
इस लोकतंत्र का यूं ही गला घोंट दिया जाएगा, क्योंकि आजादी का जो संघर्ष है वो 90 साल का, और उसमें एक रचनात्मक आंदोलन भी चला था, और उस रचनात्मक आंदोलन ने इस बात को साबित किया है कि दुनिया के तमाम देश जो 50 के दशक में आजाद हुए थे, उसमें से एकमात्र भारत है जो आज भी अक्षुण्ण है, वरना वो तमाम देश टूट गए। पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में बिखर गया, लेकिन हिंदुस्तान का अगर 19 महीने का वो आपातकाल अगर आप छोड़ दें, तो भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। और इसकी जो विविधता है, इसके जो हाशिए के जो तमाम समुदाय हैं, जिनको अभी तक नागरिक अधिकार नहीं मिले हैं, वो धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, और उनकी आवाज मुझे लगता है कि वो वहां तक गूंजेगी। और ये जो संसद है, जिस तरह को संसद को एक तरह से आवारा बना दिया गया है, जिस तरह से आंदोलनों को लगातार कुचलने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि वो जैसे जैसे उस मतदाता में नागरिक बोध आएगा और उनके अपने अधिकारों का जहां मसला आएगा, वो खड़े होंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र का भविष्य तो मुझे बेहतर दिखाई देता है। हाँ, ये जरूर है कि इस समय संकट है। जो बादल जी ने तमाम चुनाव सुधारों की बात की, मैं बिल्कुल सहमत हूं। उसमें 1-2 बातें मुझे और याद आ रही हैं जिनको मैं जोड़ना चाहता हूं। जन प्रतिनिधित्व की धारा 123 में एक सीधा प्रावधान है कि जो चुनाव की जो भाषा है, कैंपेन की जो भाषा है, वो आपका सांप्रदायिक नहीं होगी, उसमें धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें जातीय वैमनस्य की बात नहीं होगी। लेकिन पिछले आप 1 दशक को उठा करके देख लीजिए, जिस तरह से अमर्यादित ढंग से, बेशर्मी की हद तक जहां धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, जाति के वैमनस्य की बात हो रही है, उस देश में संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा और भी तमाम मसले हैं। वो उन्होंने अकूत धन का जैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जरूरत है। ईवीएम पर भी एक सवाल है, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर तमाम लोग ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ईवीएम को लेकर के वो साफ करे, या चुनाव आयोग उस चीज को साफ करे। तो बहुत सारे चुनाव सुधार की गुंजाइश है, लेकिन आप मतदाताओं को ही सुधारने लगे बजाय उस प्रणाली को सुधार करने के, जो उसका अपराधीकरण हो रहा है। और देखा हम लोगों ने टेनी की भाषा क्या थी। अबे शब्द का इस्तेमाल एक गृह राज्य मंत्री करा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। वो क्या दर्शाता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो किस रास्ते चल पड़ा है। तो अपराधीकरण को रोका जाए, और जो असंसदीय शब्द हैं, जो तमाम सांप्रदायिक भाषा है, उस पर रोक लगे। और जो दल बदल की बात की गई, मुझे लगता है कि दल बदल का तो मसला उतना नहीं है। उससे ज्यादा ये है कि जो चुनकर के विधायक आते हैं, अगर दल बदल की गुंजाइश वहां नहीं है तो रिजाइन करा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में जो देखा गया, और वो एक तरह से तोड़ था उसका। रिजाइन करा करके आप फिर से चुनाव कराइए और सरकार गिरा दीजिए, अपनी सरकार बना लीजिए। मुझे लगता है कि इसके लिए चुनाव आयोग कब करेगा कि जो व्यक्ति चुन करके आएगा और वो रिजाइन करेगा, तो कम से कम 10 साल तक के लिए प्रतिबंधित हो कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा। वरना लोग ऐसे ही रिजाइन करेंगे पैसा लेकर के, और उसके बाद सरकार में शामिल हो जाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।